हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 3। इस पार्ट 3 में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपके शुरू करने वाला हूँ। आइए विचार करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट दिस इज इक्वल दिस, और एक बात और क्वेश्चन में लिखी हुई है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग हमें ये प्रूव करना है कि इस सारे के इक्वल ये सारी चीज है। पहले क्लियर कर दूं, हमें इस डिटर्मिनेंट में ये बोल दिया गया है कि आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो इक्वल प्रूव कर दी। राइट साइड में चूंकि हमें जीरो दिया गया है, जीरो देखते ही मेरे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि जीरो कब कब डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। अब मैं आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं। किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो तब हो सकती है यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो इक्वल हो जाए। किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो तब हो सकती है यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए। किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तब जीरो हो सकती है यदि किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए। किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तब भी जीरो हो सकती है यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए। अर्थात चार कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। एक बार और, या तो दो रो इक्वल, या दो कॉलम इक्वल, या एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू जीरो, या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू जीरो। हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है। तो कुछ ऐसी कहानी मुझे इसमें ऑपरेशन लगा करके बनानी है कि या तो कोई दो रो इक्वल हो जाए या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए। करते हैं बात, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को देता हूं, लेफ्ट साइड मैंने इसमें ली और इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग वैल्यू निकालनी है। एक काम करो, पहले क्लियर कर देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को R1, पहले वाली। दूसरे वाली को बोलेंगे आप लोग R2, तीसरे वाली को बोलेंगे आप R3। आपने लेफ्ट साइड दिया, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? x a x प्लस a, फिर लिखा हुआ है y b y प्लस b, फिर लिखा हुआ है z c z प्लस c। मैंने लेफ्ट साइड लिया, ये मेरा R1 था, ये मेरा R2 और ये मेरा R3। तो मुझे R1 R2 R3 या C1 C2 C3 इनमें कहीं कुछ ऑपरेशन इस प्रकार लगाने हैं कि या तो कोई दो रो इक्वल हो जाए या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए। चलो मैं लगाने की कोशिश करता हूं। R1 में इस क्वेश्चन में ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं इस एलिमेंट को ऐड करता हूं तो मेरे पास x प्लस है, इसको और इसको ऐड करता हूं तो y प्लस बी, इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट को ऐड करता हूं तो z प्लस सी। तो यानी कि इसमें ऑपरेशन R में रो में नहीं लगेगा, कॉलम में लगेगा। कॉलम के लिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो मैं ऑपरेशन लगा के बताता हूं आप लोगों को। मैंने ऑपरेशन या तो C1 में लगाया या C2 में, कोई एक जगह लगा दीजिए। सपोज करो मैंने C1 में लगाया, तो C1 प्लस C2, इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि मैं C1 और C2 को ऐड करूंगा तो जो C1 और C2 का रिजल्ट आएगा, उन दोनों को ऐड करने के बाद वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैं C1 के स्थान पर रखने वाला हूं। कैसे सर? रख के बताता हूं। मेरे पास फिलहाल C1 की वैल्यू क्या है? x, तो मैंने यहां x रखा, प्लस C2 की वैल्यू क्या है? a, तो x प्लस a। ये C1 है, ये C2 किसके स्थान पर? C1 के स्थान पर। तो इस C1 के स्थान पर आ जाएगा x प्लस a। अब की बार मेरे इस C1 के लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए C1 y है और C2 मेरा b है, तो y प्लस b मेरा यहां बन जाएगा। एंड सिमिलरली अब की बार मेरे पास C1 की वैल्यू z है, C1 की वैल्यू z है और C2 की वैल्यू c है, तो यहां बन जाएगा z प्लस c, z प्लस c। आगे क्या है? सिर्फ मैंने किसकी वैल्यू चेंज की है? C1 की। तो सिर्फ C1 की वैल्यू बदलेगी और कोई वैल्यू नहीं बदलने वाली है। तो C2 मेरा एज इट इज रहेगा, यानी कि A B C, और C3 मेरा एज इट इज रहेगा x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से मन लगा करके देखो, ये कौन है C1, ये कौन है C2, ये कौन है C3। इस डिटर्मिनेंट में C1 इक्वल टू C3 है। सर क्यों है? क्यों? अरे भाई इसलिए है ना, देखिए x प्लस यहाँ a है, यहां भी x प्लस a है, यहां y प्लस b है, यहां भी y प्लस b है, यहां z प्लस c है, यहां भी z प्लस c है।
चूंकि C1 इक्वल C3 है और आपको मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में सिखाया था यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। रीजन लिख दिया मैंने, C1 इक्वल C2, यहां लिखेंगे C1 इक्वल C2, सो डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज 0, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। यानी कि राइट साइड में 0 देखते ही मेरे कान खड़े हो जाने चाहिए कि या तो कोई दो रो इक्वल करनी है या कोई दो कॉलम इक्वल करने हैं या किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 करनी है या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 करनी है। तो इन चारों कंडीशन में मैंने इस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश की, मैंने C1 और C3 को इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब इसमें जो रूल अप्लाई हुआ है कि किन्हीं दो कॉलम के इक्वल हो जाने पर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। तो C1 इक्वल C3 मैंने इक्वल किया, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो लिख लीजिए 0, जो कि मेरी राइट साइड आ चुकी है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मैं अगले वाले क्वेश्चन को देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रूव दैट वाई a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, b माइनस सी, इसकी वैल्यू भी हमें 0 प्रूव करनी है। अब राइट साइड में मैंने डियर स्टूडेंट्स 0 देकर मेरे कान खड़े हो गए, अरे भाई राइट साइड में 0 है, इसका मीनिंग ये बनता है, क्या बनता है सर, या तो कोई दो रो इक्वल होनी चाहिए या कोई दो कॉलम इक्वल होने चाहिए या किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार ऑपरेशन लगाने हैं कि इन चारों कंडीशन में से मेरे पास कोई एक कंडीशन आ जाए। लगाते हैं, करते हैं चार। ये स्टूडेंट्स अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, ये क्वेश्चन दो मेथड से हो जाएगा। इसमें आप किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 कर सकते हैं, इसमें आप किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 भी कर सकते हैं। सर कैसे? चलो मैंने अब की बार आपको रो 1 में अप्लाई किया, मैंने एलएचएस लिया, एलएचएस मेरा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, फिर b माइनस सी, फिर c माइनस ए, फिर a माइनस बी, फिर मेरे पास c माइनस ए माइनस बी, फिर मेरे पास b माइनस सी। अब डियर स्टूडेंट्स मैं रो में ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं, की बार रो में लगा के दिखा रहा हूं। ये R1 है, यानी कि ये वाला R1 है, ये R2 है और ये R3। मैंने कुछ इस प्रकार इसमें ऑपरेशन लगाया, R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3, लगा करके देखो क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अगर मैं R1 की वैल्यू देखूं, इस एलिमेंट के लिए a माइनस बी है तो मैंने यहां a माइनस बी लिखा, प्लस R2 इस एलिमेंट के लिए मेरा R2 b माइनस सी है, प्लस R3 इस एलिमेंट के लिए मेरे पास R3 c माइनस ए है, क्योंकि देखिए R1 है, ये R2 है, ये अब माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, आंसर क्या है? 0। इसका मतलब R1 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0, अर्थात यहां 0 आ जाएगा। आगे अगर मैं आगे देखता हूं, अब की बात फिर आगे देखो, जरा सा दिमाग लगा करके। अब की बात अगर मैं इस एलिमेंट के लिए देखता हूं, R1 मेरे पास b माइनस सी है, R2 मेरे पास c माइनस ए है, R3 मेरे पास a माइनस बी है, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, क्या है? 0। तो अब की बार R1 की वैल्यू 0, अर्थात इस एलिमेंट की वैल्यू 0। एंड सिमिलरली आप खुद कर सकते हैं, ये R1 ये R2 ये R3 जब हम यहां रखेंगे यहां 0 हो जाएगा। अब यहां 0 हो जाने के बाद आप देखेंगे, मन लगा करके देखेंगे, ये मेरे पास R1 था, ये मेरे पास R2 था, ये मेरे पास R3 था, यहां क्या मिलेगा? b माइनस सी, ये क्या मिला? c माइनस ए, ये क्या मिला? a माइनस बी, ये क्या है? c माइनस ए, ये क्या है? a माइनस बी, ये क्या है? b माइनस सी। अब एक बात बताओ मुझे, 4 कंडीशन होती है 0 प्रूफ करने के लिए,
या तो कोई दो रो इक्वल, क्या इस डिटरमिनेंट में कोई दो रो इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। एक रो ये है, एक ये है, एक ये, कोई दो रो इक्वल नहीं है। या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए, कोई दो कॉलम इक्वल नहीं है। एक कॉलम ये, एक ये, एक ये, कोई भी दो कॉलम इक्वल नहीं। तीसरी कंडीशन होती है किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाए। हाँ, वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है सर। क्या? क्योंकि R1 में देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 है कि नहीं? यहां लिखेंगे all values of R1, all values of R1 is 0. So determinate value is 0. इसलिए डिटरमिनेट वैल्यू 0 है, क्योंकि R1 के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 है। तो मैं लिख सकता हूं 0, जो कि मेरा राइट साइड आ चुका है। राइट साइड आ चुका। दूसरा मेथड ये बनता है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें दूसरा ऑपरेशन भी लगा सकता था। उस ऑपरेशन से भी क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता। सर कैसे लगाते? दूसरा वाला ऑपरेशन में इसमें मैंने इसमें R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाया, तो मेरे पास यहां R1 के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 आ चुकी है। अगर मैं इसमें इसी वाले क्वेश्चन में ये ऑपरेशन लगाता C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू यहां 0 हो जाती और मैं लिखता ऑल वैल्यूज ऑफ C1 इज 0, सो डिटरमिनेट वैल्यू इज 0। उस कंडीशन में भी मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो सकता था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वाले क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं। अगर मैं अगले वाले क्वेश्चन को देखता हूं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फिर वही 2 3 5 2 3 5 7 8 9 2 3 5 7 8 9 65 65 के बाद 75 75 के बाद 86 इज इक्वल 0। 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अरे यार, फिर वही 0 की कहानी। इसका मतलब फिर से वही कहानी शुरू होने वाली है। या तो कोई दो रो इक्वल प्रूफ करनी है, या कोई दो कॉलम इक्वल प्रूफ करने हैं, या किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 प्रूफ करनी है, या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। इसका मतलब 4 कंडीशन से अलावा कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बनाने के लिए नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन को देखें, रिलेशन बनाने की कोशिश करें आप डियर स्टूडेंट्स। कैसे बनाया जाए? या तो मुझे कोई दो रो इक्वल प्रूफ करनी है, एक काम कीजिए, आप कुछ इस प्रकार का ऑपरेशन लगाइए, C1 रिप्लेस C1 प्लस 9C2। एक बार देखो क्या मिल रहा है इस ऑपरेशन। देखो जरा एक बार, मैं इस ऑपरेशन को लगाने से बताता हूं। अगर मैं इस वाले एलिमेंट में 9 से मल्टीप्लाई करूं, कितना मिल जाएगा? ये कौन सा वाला एलिमेंट है? ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले एलिमेंट में 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, 63 आ जाएगा 9C2, और उसमें ऐड करता हूं C1 को, तो 65। देखो मिला कि नहीं? इसी प्रकार इस वाले एलिमेंट में 9 से मल्टीप्लाई की थी ना, तो 9 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 72 प्लस 3 75। इसी प्रकार इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 5 ऐड करेंगे 86। यानी कि मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ये थोड़ा सा सोचना है कैसे कोई दो कॉलम या कोई दो रो इक्वल बन जाए। अब इस वाले ऑपरेशन से आपका मैंने C1 को रिप्लेस किया है, C1 और C3 इक्वल हो जाएगा। इस तरह इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन जाएगी। करके दिखाता हूं, यहां करके देखो पहले। C1 2 प्लस 9 एज इट इज। C2 कौन है? ये C1 है, तो C2 7 है। क्या रिजल्ट आया? 63 प्लस 2 65। तो कुल मिला के यहां C1 के स्थान पर आया 65। अब आप आगे देखें, अब की बार C1 कौन है? 3 प्लस 9 एज इट इज। C2 कौन है? 8। तो दोनों की मल्टीप्लाई 78 और 3 75, तो यहां आया 75। किसके स्थान पर रखना है? C1।
अब की बार डियर स्टूडेंट्स और मन लगा कर देखिए, C1 कौन है 5, 9 एज इट इज। C2 कौन है 9, कितना आया 86, तो ये क्या आया निकल करके 86। बाकी सब ऐसे एज इट इज 7, 8, 9, 65, 75, 86। अब यहां देखो ना, ये क्या मिला C1, ये क्या मिला C2, ये क्या मिला C3। अब यहां लिखेंगे C1 इक्वल C3, लिख देंगे नीचे रीजन C1 इक्वल C3, सो डिटरमिनेट वैल्यू इज 0। दो कॉलम इक्वल है, इसलिए डिटरमिनेट वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलो अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कुल मिला के जब भी आपको 0 इक्वल प्रूफ करना हो डिटरमिनेट के लिए, तो ऑपरेशन को सोचना है, और इस प्रकार ऑपरेशन को सोचना है कि उस ऑपरेशन से या तो कोई दो रो को इक्वल प्रूफ करना होता है, या किन्हीं दो कॉलम को इक्वल प्रूफ करना होता है, या किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 प्रूफ करनी होती है, या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 प्रूफ करनी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आपको क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 1 1, फिर लिया BC, फिर CA, फिर लिया AB, BC CA AB, फिर मेरे पास है A B प्लस C, फिर है आपका B C प्लस A, फिर मेरे पास है C A प्लस B, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स भी मुझे अब 0 प्रूफ करनी है। कैसे किया जाए यार? राइट साइड में फिर से 0, तो वही चार बातें, या तो कोई दो रो इक्वल, या कोई दो कॉलम इक्वल, या किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0, या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0। देखते हैं कौन सी बात होती है। मैंने लेफ्ट साइड ली, राइट साइड में तो यार कुछ है भी नहीं, 0 है, तो क्या लेके करोगे 0 का? लेफ्ट साइड में मैंने एज इट इज रखा 1 1 1, यहां लिखा BC, फिर लिखा CA और AB, और बल्कि मैंने इसमें A के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, AB प्लस AC, फिर B की BC प्लस BA, फिर यहां C की CA प्लस BC। इस प्रकार मेरे पास लेफ्ट साइड ये वैल्यू बनी। अब सोचो जरा, किन्हीं दो कॉलम को इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करो, या किन्हीं दो रो को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करो, करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये कौन है, यार ये तो C1 है, ये कौन है, ये C2 है, ये कौन है, ये C3, तो मैंने ऑपरेशन यार C3 में लगाया। एक्चुअली ऑलवेज ऑपरेशन उस वाले एलिमेंट में लगाना चाहिए जिस मतलब कॉलम या किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट आपको बड़े से नजर आए। C3 आपको बड़ी सी नजर आ रही है, तो मैंने C3 को ऑपरेशन लगाया। मैंने लगाया C3 रिप्लेस C3 प्लस C3 रिप्लेस C3 प्लस C2। सोचो, अर्थात किसकी वैल्यू बदलेगी? C3 की। तो C1 C2 जो के तो रहेंगे, तो मैंने C1 को जो का तो रखा 1 1 1, C2 भी जो का तो रहेगा BC CA AB। अब यहां C3 देखो, C3 मेरे पास इस एलिमेंट के लिए क्या है, यहां लिख रहा हूं AB प्लस AC। C2 कौन है? C2 तो यार BC है, तो कुल मिला के यहां जो वैल्यू आने वाली है AB प्लस AC प्लस BC, सीधा करके लिखता हूं AB प्लस BC प्लस C। अब की बार आपके पास C2 ये है, C3 ये, तो ये और ये ऐड होके सीधा करके लिख लेता हूं AB प्लस BC प्लस C। अब की बार ये और ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि C3 प्लस C2 यानी कि दिस प्लस दिस, तो कुल मिला के सीधा करके लिखता हूं AB प्लस BC प्लस C। अब डियर स्टूडेंट्स मन लगा करके देखो, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था। C3 को में कॉमन ले लीजिए। C3 में AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, तो मैंने C3 से कॉमन ले लिया AB प्लस BC प्लस CA। अब डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का क्या तरीका होता है? मैट्रिक्स में जब हम कॉमन लेते थे तो
ऑल एलिमेंट्स में कॉमन लिया जाता था। डिटरमिनेट में कॉमन लेने का तरीका होता है या तो किसी एक रो में से कॉमन लेना होता है या किसी एक कॉलम में से कॉमन लेना होता है। मैंने कॉमन जो लिया C3 में से कॉमन ले लिया AB प्लस BC प्लस CA, तो ये C1 और C2 एज इट इज रहेंगे। 1 1 1, यहाँ क्या मिला BC, ये क्या मिला CA, यहाँ क्या मिला AB। यहां जब ये सारा कॉमन आ गया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि इससे इस टर्म को डिवाइड करूंगा तो 1 1 1, तीनों को अलग अलग करके डिवाइड किया, 1 बना। अब डियर स्टूडेंट्स यहां मन लगा करके देखे, मेरे पास ये चौका AB प्लस BC प्लस CA। अब आप एक बात बताइए मुझे, जरा मन लगा करके बताना, C1 और C3 दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं? 1 1 1 1 1 1, तो आप लिखेंगे C1 इक्वल C3। क्योंकि C1 इक्वल C3, इसीलिए इस इतने डिटरमिनेट की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये जो का तो इसकी वैल्यू बनी 0 इतने की, और जब इसकी मल्टीप्लाइज में करेंगे क्या आया? 0। राइट साइड आएंगे नहीं आएगा? मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचना है। इसलिए इस एक्सरसाइज को डिटरमिनेट में थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, जरा सा मुश्किल माना जाता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी बनेगी। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन एक लगातार कर दिए। अब मैं क्वेश्चन करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में सोचता है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बिल्कुल वही बातें हैं। प्रूव दैट क्या प्रूव दैट भाई? माइनस ए स्क्वायर बी ए माइनस ए स्क्वायर बी ए, फिर लिखा सी ए बी, फिर लिखा माइनस बी स्क्वायर, फिर सी माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यार वही विदाउट एक्सपेंड नहीं करना। अब एक बात बताओ मुझे, मैं हर बार मैंने 4 क्वेश्चन आपके लगातार किए, राइट साइड में क्या पा रहा था? 0। तो अगर राइट साइड में 0 होती थी तो बस एक ही बात मेरे दिमाग में रहती थी, कोई 2 रो इक्वल करना है, कोई 2 कॉलम इक्वल करना है, या किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 करनी है, किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 करनी। अब राइट साइड में तो 0 है नहीं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उन चारों कंडीशन में कोई भी कंडीशन मुझे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करनी। तो खुद सोचना है। एक काम कीजिए यार, मैंने लेफ्ट साइड लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से निकाल रहा हूं। लेफ्ट साइड में R1 में से मैंने a कॉमन ले लिया, यहां से मैंने a कॉमन लिया। देखो यहां से, यहां माइनस ए स्क्वायर था, a बाहर आया तो माइनस ए, यहां से a कॉमन आया तो b, यहां से a कॉमन आया तो c। अब R2 में से मैंने b कॉमन लिया। देखो b कॉमन लिया तो a, यहां से b कॉमन लिया तो माइनस b, यहां से b कॉमन लिया तो c। एंड सिमिलरली R3 में से मैंने c कॉमन लिया, यहां क्या मिलेगा? a, यहां क्या मिलेगा? b, यहां क्या मिलेगा? माइनस c। ये a जो कॉमन आया R1 में से आया, ये जो b कॉमन आया R2 में से आया, ये जो c कॉमन आया R3 में से आया। a b c एज इट इज। अब एक बात बताओ तुम मुझे, जरा सोच करके बोलो यार, C1 में a कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अरे देखो यार, a तो a मैंने यहां से कॉमन ले लिया, यहां क्या मिलेगा मेरे पास? -1 1 1। अब b मैंने C2 में से कॉमन लिया, क्या मिलेगा? b कॉमन लिया, 1 -1 और क्या मिला? 1। अब मैंने c यहां से कॉमन लिया, जब मैंने C3 में से c कॉमन लिया तो a, c कॉमन आया तो मेरे पास क्या मिला? 1 1 और -1। अब देखो a क्या मिला? a स्क्वायर, b क्या मिला? b स्क्वायर, c क्या मिला? c स्क्वायर। देखो खुशबू आनी चालू हुई कि नहीं हुई? लगा करके देखो ना यार, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? किसकी कमी है? 4। तो 4 ये डिटरमिनेट वैल्यू मुझे दे देगी। अब आप इसमें कोई एक ऑपरेशन लगा दीजिए, यहां लगा देता हूं मैं। चलो मैंने ये ऑपरेशन लगाया, R1 रिप्लेस R1 प्लस R2। R1 मेरे पास ये है, R2 मेरे पास ये है, R3 मेरे पास ये है। ये R1 है, ये R2 है। R1 में देखो, R1 की वैल्यू क्या है? -1। R2 की क्या है? 1। यानी कि ये R1 या R2, तो क्या मिला? 0।
तो कुल मिला के मैं आपसे कहना चाह रहा हूं यहाँ 0, ये R1 ये R2 ये भी 0, ये R1 ये R2 ये 2, और बाकी R1 की तो वैल्यू बदलेगी यार, एरो R1 से ही तो गया है, 1 -1 1, अब आप 1 1 -1, अब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब जरा ध्यान से मन लगा करके जो मैं बात बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। किसी डिटरमिनेंट को हम तब एक्सपेंड कर सकते हैं जब किसी डिटरमिनेंट में 2 जीरो आ जाए। देखो 2 जीरो आ चुके हैं कि नहीं, लेकिन वे 2 जीरो या तो किसी एक रो में होने चाहिए या किसी एक कॉलम में होनी चाहिए। यहां ये 2 जीरो इस वाली रो में है, R1 में है, तो इसका मतलब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। कीजिए एक्सपेंड। सबसे पहले 0 लिया, अब यहाँ जो भी आके बैठेगा यार वो 0 हो जाएगा। इसके बाद ये लिया -0, यहाँ जो भी आके बैठेगा वो 0 हो जाएगा। प्लस इसकी कहानी आई 2 की, ये वाली कॉलम डिलीट किया, इस वाली रो को डिलीट किया, 1 1 जा 1, अपने पास से माइनस, इसकी मल्टीप्लाई -1 माइनस ये है तो +1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के क्या रिजल्ट आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 0 ये 0, 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, देखो राइट साइड आई कि नहीं। अब पूरे क्वेश्चन को एक लाइन में भी सोल्व किया जा सकता था सर, एक लाइन में, हाँ, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक हो जाती, एक लाइन में भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता। सर कैसे किया जा सकता था, बोलिए ना, चलो सिखाता हूं। ये तो आपकी बुक का मेथड हुआ, मेरा मेथड ये कहता है यार। सर क्या कहता है आपका मेथड, एक काम करो, एबीसी की वैल्यू इधर भी रखो इधर भी। सर कौन सी, जो मर्जी आए यार रख दो, ऐसी वैल्यू रखो एबीसी की अपने पास से जिससे कैलकुलेशन छोटी होती हो। सर ए की वैल्यू 1 रख लेते हैं, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1। अगर मैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 रख के देखो यहाँ क्या मिलेगा, -1, बी की वैल्यू 1 यानी कि 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ आपका -1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ माइनस। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, करके देखना है यार, 4 आएगा। अब ये मैंने लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाली, अब इस राइट साइड की देखो यार, राइट साइड में देखोगे 4 एज इट इज, ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू ये वाली 1, 1 का स्क्वायर 1, सी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या मिला आपको, LHS 4, RHS 4, तो लिख सकते हैं। ये कंपटीशन में अप्लाई कर सकते हो केवल, LHS इक्वल RHS, यही मुझे प्रूव करना था। डिटरमिनेंट के कितने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो, बहुत से क्वेश्चन 2 पेज पे आते हैं, 2 पेज पे क्वेश्चन आते हैं, आप उनको एक लाइन में समेट सकते हैं इस वाले मेथड से। सारे क्वेश्चन बनते हैं दुनिया के इस मेथड से। आप में थोड़ा सा माइंड होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चन करने हैं, बाकी के क्वेश्चन में आपको अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। ओके बेटा, मन लगा करके पढ़ना है। बाय।